आज दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। ऐसे में यूक्रेन का जो हाल हुआ है वो तो विनाशकारी है ही, लेकिन जो भारतीय बच्चे वहाँ शिक्षा के लिए, जो चिकित्सा की पढ़ाई के लिए जाते हैं, उनके घर वालों में एक अलग सी बेचैनी है। हमारे बीच में एक ऐसी ही बच्ची है जो अभी हाल ही में इंडिया आई है। क्या क्या समस्याएं आई, किस तरह से वहाँ से निकलने में इनको भारत सरकार ने और जो रूस के पड़ोसी देश हैं उनकी सरकारों ने सहायता दी है, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम तेजस्विता है। मैं यूक्रेन में वेनेत्सिया नेशनल पेरेगोवा मेडिकल यूनिवर्सिटी की 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं अभी 25 को दिल्ली में लैंड हुई है मेरी फ़्लाइट, तो मैं शाम को वापस इटावा पहुँच पाई हूँ। बाकी इसमें इंडियन गवर्नमेंट ने किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्प नहीं की है, क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो एयर इंडिया की फ़्लाइट्स दी थी वो इतनी ज़्यादा महंगी थी कि वहाँ पे जो अभी हाल ही में जो 24 तारीख के बाद 15,000 बच्चे जो फंसे हुए थे, वो कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट की गलती थी, इंडियन एम्बेसी की गलती थी कि उन्होंने हमें टाइम से नहीं बताया, टाइम से अवेयर नहीं किया इस चीज़ से कि कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर ये फ़्लाइट्स अपने नॉर्मल रेट पे भी होती तो शायद इतने बच्चे वहाँ पे नहीं फंसते, इतनी ज़्यादा बुरी हालात वहाँ पे नहीं हो पाते। आपको दूतावास की जो एडवाइजरी मिली थी वो किस तारीख को मिली थी? जी, हमें पहली एडवाइजरी 15 तारीख को मिली थी, जब हमें ये न्यूज़ में, हर न्यूज़ में ये चल रहा था कि 16 को अटैक होगा। तो हमें 15 को हमें एडवाइजरी दी गई कि अब आप अगर आप निकलना चाहें तो आप निकल जाइए। तो एक दिन में तो कोई भी, जाहिर सी बात है कि कोई भी एक दिन के अंदर तो फ़्लाइट नहीं करा पाएगा जो भी वहाँ बच्चे हो। ऊपर से आपके फ़्लाइट्स के रेट इतने हाई थे, तो कहीं ना कहीं इंडियन एम्बेसी की बहुत बड़ी चूक रही है इस चीज़ में। 24 को अटैक हुआ है और आप 25 को आई हैं। ये जो एक दिन था, कैसी गुजरी थी वो रात, कैसा महसूस किया आपने? सर, मैं इस मामले में बहुत खुशकिस्मत निकली कि मेरी 23 की फ़्लाइट थी। सुबह 22 तारीख को सुबह माँ का फ़ोन आया, तो उन्होंने काफ़ी मुझे फोर्स करा कि नहीं, कल ही टिकट कराओ, कल ही टिकट कराओ। तो क्योंकि ऐसा कुछ इंडियन एम्बेसी की तरफ से हमें नहीं पता चल रहा था, तो कहीं ना कहीं हम सभी दोस्त, मेरी जितनी भी फ्रेंड थी, हम सभी ये प्लान कर रहे थे कि हम सब 26-27 में फ़्लाइट अपनी कराएं। तो 22 को क्योंकि माँ का फ़ोन आया, उन्होंने इतना फोर्स किया, तो मैंने 23 को अपनी फ़्लाइट बुक करा ली। तो 23 को मेरी फ़्लाइट थी शाम को 7 बजे की, तो मैं 23 को निकल गई थी कीव से। आप कीव में थी? जी, मैं 23 को कीव में थी। मैं 23 को कीव से निकल गई शाम को 7 बजे। उसके बाद में मेरा 24 आवर का ले ओवर था उज़्बेकिस्तान में, तो मैं 24 घंटे 24 तारीख को उज़्बेकिस्तान में रुकी हूँ पूरे दिन। तो उसके बाद में फिर रात में मेरी जो फ़्लाइट थी वो उज़्बेक से दिल्ली की थी 25 को, तो मैं सुबह दिल्ली पहुँची हूँ। तो चलिए, अब आप घर आ गई हैं। जो आपके साथ के और बच्चे थे वहाँ, किसी से आपकी बात हुई? जी सर, बिल्कुल मेरी बात हुई। मेरी फ्रेंड जितनी भी थी, मैं उन सबसे रेगुलर टच में थी और वहाँ के हालात जो वो बता रही थी वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डरावने थे, क्योंकि वहाँ पे 24 घंटे सायरन बजता था। जब भी कोई दिक्कत लगती थी तो तुरंत सायरन बजता था। बच्चों को बंकर में जाना पड़ता था, खाने की दिक्कत थी, पानी की दिक्कत थी। बच्चों को बॉर्डर तक पहुँचने के लिए इंडियन एम्बेसी ने बोला कि अपने आप पहुँचिए। उन्होंने कोई भी चीज़ उनके लिए प्रोवाइड नहीं की। बॉर्डर के दूसरी तरफ जहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है, वहाँ से इंडियन एम्बेसी ने देखा, लेकिन बॉर्डर तक ही दिक्कतें थी। तो जब आप वहीं तक साथ नहीं थे तो आगे और क्या ही आप साथ देंगे, आगे का कुछ मतलब नहीं बनता है। तो आप उज़्बेकिस्तान के रास्ते से आए हैं और जो हंगरी के रास्ते से जो बच्चे आ रहे हैं, उनमें से आपकी किसी से बात हुई? जी, मेरी एक दोस्त है, फ्रेंड उज्ज्वला, वो आई है हंगरी के रास्ते से। तो हाँ, उन्हें हंगरी जो बॉर्डर था उससे लगभग 5 से 6 किलोमीटर पहले ही छोड़ दिया जा रहा था। जो भी, जिससे भी वो आ रहे थे, कैब से आ रहे थे, टैक्सी से आ रहे थे, तो उससे उन्हें 5-6 किलोमीटर पहले ही छोड़ दिया जा रहा था।
तो उन्हें काफ़ी किलोमीटर पैदल चल के बॉर्डर तक पहुंचना पड़ा। उसके बाद बॉर्डर पे हालात इतने ज़्यादा ख़राब थे कि वहाँ पे जो सोल्जर्स हैं, यूक्रेनियन सोल्जर्स, वो बच्चों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे, उन्हें मार रहे थे, पीट रहे थे। वहाँ -डिग्री का टेम्परेचर था। इतने सारे बच्चे वहाँ बॉर्डर पे इकट्ठे हो गए, एक साथ 2000-3000 बच्चे इकट्ठे हो गए थे। तो उन्हें शेल्टर नहीं मिल रहा था, -डिग्री टेम्परेचर में वो अपनी रातें गुजार रहे थे वहाँ बाहर बर्फ में। तो आप कह रहे हैं कि जो यूक्रेन का जो सेना है वो भी बच्चों को परेशान कर रही है? जी बिल्कुल, वहाँ पे काफ़ी यूक्रेनियंस हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं, जो उन्हें खाना दे रहे हैं, लेकिन वहीं पे कुछ यूक्रेनियन ऐसे भी हैं सोल्जर्स जो उन्हें परेशान कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, जो गन के पीछे वाली साइड उससे बच्चों को मार रहे हैं, लड़कियों को मार रहे हैं। तो ये कोई मतलब लाइन तोड़ते होंगे इस वजह से, कोई मतलब जो अनुशासन है, डिसिप्लिन खराब कर रहा है इस वजह से, कि कोई इंटेंशन है कुछ कि जो इंडियंस बच्चे हैं इसलिए इनको परेशान किया जाए, ऐसा कुछ लगा? सर वहाँ पे कुछ है, उन्हें यूक्रेनियंस को थोड़ा दिक्कत रहती है हमेशा इंडियंस के लिए। लाइक फ्लैट में भी जब अपार्टमेंट लेने बच्चे जाते हैं तो उन्हें इंडियन नाम सुन के ही लगता है कि नहीं नहीं इंडियंस को हम नहीं देंगे, ऐसा करके। तो उनका थोड़ा सा आपसी मतलब उन्हें लगाव नहीं है इंडियन से। वहीं पे कुछ लोग मदद भी कर रहे थे, लेकिन कुछ हैं जो नहीं कर रहे थे, जो टॉर्चर कर रहे थे बच्चों को। तो क्या जो यूक्रेनियन है वो ये मानते हैं कि जो इंडियंस हैं वो मतलब रशियन के ज़्यादा करीब हैं, इस वजह से वो लोग ऐसा कर रहे हैं आपके साथ? जी बिल्कुल, वहाँ पे ये चीज़ सुनने में भी आई है कि कुछ यूक्रेनियन सोल्जर्स ये बोल रहे थे बच्चों से, उन्हें मार रहे थे तो बोल रहे थे कि नहीं तुम तो हमारे दुश्मन देश के साथ में हो, क्योंकि तुम्हारी रशिया की और इंडिया की बॉन्डिंग जो है वो थोड़ी अच्छी है। तो उन्हें ये लग रहा था कि तुम तो हमारे दुश्मन देश के साथ हो, तो इसलिए हम तुम्हें ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, भगा रहे हैं यहाँ से। जैसा कि एमईए ने कहा है कि रूस के पुतिन ने एक बयान दिया था कि यूक्रेनियंस जो हैं, जो सेना है उनकी, वो 3000 छात्रों को उन्होंने बंदी बना लिया है और ह्यूमन शील्ड की तरह उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारे बीच जो ये बेटी है, इसकी बातों से भी ऐसा कुछ लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही सही यूक्रेनियन ये मानते हैं कि इंडियंस जो हैं वो रशिया के करीब हैं। शायद इसलिए जो बच्चे वीडियो बनाकर भेज रहे हैं कि हमको मारा पीटा जा रहा है, उसमें कुछ हद तक सच्चाई भी है। और जो साथी आपके फंसे हैं, क्या कहना चाहेंगी उनके लिए, और क्या कहना चाहेंगी आप सरकार के लिए, क्या सुविधा और करे जिससे जो बच्चे फंसे हुए हैं वो जल्दी से निकल आए? सर सबसे पहली चीज़ तो ये कि वहाँ जो अभी बच्चे अभी प्रेजेंट की डेट में खारकीव में और सुमी के आसपास काफ़ी बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं, जहाँ पे हमले के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। तो वहाँ से बच्चों को जल्दी से जल्दी सेफली निकाला जाए। अंदर जाके उनके कुछ जो ऑफिसर्स हैं इंडियन एम्बेसी के, वो अंदर जाके उन बच्चों को सेफली अपने अंडर में करके उनको निकाल के लाएं बॉर्डर तक, क्योंकि बच्चों को बॉर्डर तक आने के लिए भी बहुत मेहनत लगती है। वो ऐसे अकेले बॉर्डर तक नहीं आ सकते, जैसी वहाँ पे कंडीशन है, वहाँ पे कभी भी मिसाइल गिर सकती है, कभी भी बॉम्बिंग स्टार्ट हो सकती है। तो उस हिसाब से सबसे पहले वहाँ के जो मतलब ऑफिसर्स हैं जो वहाँ यूक्रेन में मौजूद हैं, वो वहाँ पे बच्चों को बॉर्डर तक सेफली लाएं। उसके बाद फिर बॉर्डर से बच्चे वापस अपने घर जल्दी से जल्दी पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने जो बातें बताई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये बातें सरकार तक पहुंचे और सरकार इस पर विशेष ध्यान दे, ताकि इतनी सारी जिंदगियां जो हैं वो आसानी से अपने घर, अपने वतन में लौट सकें। टीवी स्क्रीन पर जिस तरह से हमले का सायरन बज रहा है, जिस तरह से वहां बारूद बरस रहा है, ऐसे में जिन बच्चों के माता पिता जो भारत में बैठकर वो सारे सीन्स देख रहे हैं, उन पर क्या गुजरती है। हमारे बीच में तेजस्विता की माँ है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पल थे आपने किस तरह गुजारे हैं। अनीता जी। बहुत मुश्किल था, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था हम लोगों के लिए, क्योंकि मैं चूँकि इलेक्शन में भी बिजी थी। उसके बाद में जैसे ही फ्री हुई, मुझसे लोग कह रहे थे कि बेटी को वापस बुला लो, वापस बुला लो। बट मैं वहाँ चूँकि इसको छोड़ने गई थी, तो मैं वहाँ के लोगों के टच में थी, तो मैं उनसे बराबर बात कर रही थी। जैसे ही मुझे 21 को पता चला, तो मैंने बेटी को बोला कि तुम सब लोगों से कहो, अपनी फ्रेंड्स को, कि सब वापस आ जाओ। लेकिन वहाँ टिकट इतनी महंगी थी, इनके साथ की कुछ बेटियाँ थीं जो कि लोन पे पढ़ रही थी, वो इतना अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। 60,000 की टिकट इसकी हुई। और इन्होंने बताया मुझे कि नहीं माँ, वहाँ पे तो मुझे
23 घंटे का लेओवर मेरा उज़्बेक में पड़ेगा। तो मैंने कहा तुम यूक्रेन छोड़ो और वहाँ से निकलो। सेफली इसके निकलने के बाद में फिर मेरी बात भी नहीं हो पाई। तो 2 दिन हम लोग बहुत परेशान रहे जब तक कि ये दिल्ली नहीं पहुँच गई। उसके बाद में फिर जो इनके साथ की बच्चियाँ हैं, मेरी अभी थोड़ी देर पहले एक से बात हुई है और वो बेचारी कल परसों में ही पहुंची है। वो हंगरी के रास्ते ही वापस आई है। उसके पैर का ऑपरेशन हुआ था तो मुझे बहुत उसकी टेंशन हो रही थी। तो उस बता रही थी, अभी जस्ट आधा घंटा पहले ही बात हुई मेरी, तो कह रही थी आंटी भूखे प्यासे थे हम लोग, हमसे कहा गया था कि खाना पीना इकट्ठा कर लो। हम लोगों ने इकट्ठा भी किया और बॉर्डर पे जाने के लिए जब हम लोग निकले तो हम लोगों ने पहले तो सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान लेके जाएं, लेकिन रास्ते में फिर हम लोगों ने उसको निकाल के फेंका क्योंकि मुझे चलना मुश्किल पड़ रहा था। मेरे हाथ एकदम से सुन्न हो रहे थे। तो बहुत मुश्किल में वहाँ तक बच्चे पहुँचे। पैदल चलना और ये सब डरना, आपने देखा ही है कि एक बच्चे को गोली भी लग गई, वो बेचारा एक्सपायर कर गया। तो ये सब कंडीशन थी और वहाँ बच्चे बहुत परेशान थे। हम लोग भी बिल्कुल, इनके आने के बाद भी मुझे उनकी चिंता लगी हुई थी और इनके आने के बाद भी मुझे 2 दिन नींद नहीं आई उन बच्चों का सोच के, क्योंकि उसका बेटी का बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था पैर का, उसे बहुत प्रॉब्लम थी। वो अभी गई थी इंडिया से। तो बहुत सारी दिक्कतें थी। गवर्नमेंट नहीं मदद कर रही है। ये कह रहे हैं, हमारे जाते हैं मंत्री जी जाके वहाँ दिखा रहे हैं कि मेयर ने बहुत हड़काया उनको कि आप यहाँ आके इस तरह की बात कर रहे हो। वो बच्चे भी परेशान हैं। वाकई उनको खाने पीने की कोई सुविधा नहीं है। बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं। वो कैसे वहाँ तक 1500 किलोमीटर का सफ़र, बताइए कैसे तय कर पा रहे हैं? भूखे हैं, प्यासे हैं। उसके बाद आप सोचिए गर्ल्स के लिए कितना मुश्किल है। कई बार तो ये भी सुनने में आया कि बच्चियों को उठा के ले गए हैं, पता नहीं बच्चियां कहाँ हैं। तो बहुत ही पेनफुल है ये। और मुझे मतलब जब नहीं सब्र हो रहा था तो मैं कैसे वो करूं कि दूसरे लोगों के जिनकी बेटियां फंसी हुई हैं उन पे क्या बीत रही होगी। मुझे अंदाज़ा इस बात का हो रहा है। बहुत ही दुख भरी कहानी है, बहुत ही ज़्यादा दर्द है। इंडियन एम्बेसी कोई मदद नहीं कर रही और सही टाइम पे कोई सूचना नहीं दे रही। अभी भी बच्चों के लगातार जो मैसेज आ रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि एम्बेसी में फ़ोन लगातार बिजी जा रहा है, कोई सहूलियत नहीं दे रहे हैं। बॉर्डर तक आना 1500 किलोमीटर, बताइए कैसे जाएंगे? क्या पैदल चल के जाएंगे? सामान कैसे ले जाएंगे? क्या खाएंगे? लड़कियों के लिए वॉशरूम की प्रॉब्लम हो रही है और अकेले जो बच्चे फंसे हैं उनके लिए बहुत दर्दनाक है। बीच बीच में सायरन बज रहा, मैं तो अभी देखती हूँ टीवी पे, उस पर वो सायरन सुन के मुझे घबराहट होती है कि वहाँ बच्चे कैसे रहते होंगे। बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। सरकार से गुजारिश है, मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती है कि जितनी जल्दी वो बच्चों को वहाँ से निकालें। बाकी सब चलता रहेगा। बच्चों की जान, हमारे बच्चे जो वहाँ फंसे हुए हैं उन पे जान पे बनी हुई है, उनको निकालें। मेरा उनसे विनम्र निवेदन यही है। तो आप सुन रहे हैं तेजस्विता, जो कीम की में पढ़ाई कर रही थी और वो अब इंडिया पहुंच चुकी हैं। उनकी माँ ने किस तरह के हालात जो वहाँ हैं वो सारे बयान किए। चूँकि अब आपकी बेटी घर पहुंच चुकी है तो कहीं ना कहीं ये तसल्ली की बात है। लेकिन 2 शब्द कुछ ऐसे जो बच्चे फंसे हुए हैं उनके लिए कुछ सुझाव अगर आपके पास हो, सरकार क्या करे जो वो बच्चे आसानी से निकल आए? देखिए, उन बच्चों के लिए तो सुझाव यही है कि वो जितना जल्दी सेफली निकल सकें, पैनिक ना हो। सरकार कह रही है कि मदद कर रहे हैं, वहाँ के लोग भी मदद कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं, हर जगह हर तरह के लोग होते हैं। सब जगह सब अच्छे ही लोग नहीं होते, कुछ ख़राब लोग भी होते हैं। तो यूक्रेन में भी कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ ख़राब लोग भी हैं। तो मैं तो यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि जो बच्चे फंसे हैं उन्हें अच्छे लोग मिले, उन्हें ख़राब लोगों का सामना ना करना पड़े और वो पैनिक ना हो। एक दूसरे की मदद करके, जैसे भी संभव हो, रिक्वेस्ट करके, हाथ जोड़ के प्रार्थना करके उनसे जैसे भी कोशिश हो वहाँ से निकलें। और हमारी सरकार भी उनके लिए अंदर जाके कुछ मदद करे। और रसिया वालों से भी चाहूँगी कि वो भी थोड़ा सा, जैसे अभी सीज फायर का आया है कि कुछ टाइम और दें। हो सकता है 1-2 दिन में बच्चे ना निकल पाएँ तो 1-2 दिन का टाइम और बढ़ा दें, जिससे कि सब लोग वहाँ से सेफली, हमारे इंडिया के बच्चे ही नहीं, जहाँ के भी बच्चे फंसे हुए हैं, जो यूक्रेनियन वहाँ फंसे हुए हैं, वो सब सेफली वहाँ से निकल जाएं। और उसके बाद फिर वो अपनी कार्रवाई करें और कोशिश तो ये करें कि युद्ध को जैसे भी वो टाल दें, ख़त्म कर दें, क्योंकि युद्ध से किसी का भला होने वाला नहीं है। युद्ध से किसी का भला होने वाला नहीं है। तो ये एक माँ की आवाज़ है और हम उम्मीद करते हैं कि पुतिन सरकार और जेलेंस्की दोनों इस विषय पर विचार करेंगे और जो बच्चों का भविष्य है वो किसी तरह से सुरक्षित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।